तो अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों लोगों को वहां संबोधित किया और खेल महाकुंभ का उन्होंने उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात चुनाव के रुझान भी दिखने लगे हैं। मोदी के विरोधियों की थकान भी दिखने लगी है। कांग्रेस पार्टी का नुकसान भी दिखने लगा है। ममता बनर्जी का अभिमान टूटने लगा है। शरद पवार जैसे सियासी दिग्गजों की शान भी घटने लगी है। खबर तो यहां तक है कि कांग्रेस पार्टी ने कल 2 मीटिंग्स बुलाई हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस की टॉप पोजीशन तक छोड़ सकते हैं और इन सब की वजह सिर्फ एक है, एक नेता है, वो है नरेंद्र मोदी। इस वक्त नरेंद्र मोदी के सारे विरोधी ड्राइंग रूम में बैठकर उत्तर प्रदेश में हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी 2 दिन से नॉन स्टॉप गुजरात के मैदान में डटे हुए हैं। बस कुछ ही देर पहले मोदी ने गुजरात के मैदान में हजारों लोगों के सामने एक बड़ा ही जोशीला भाषण भी दिया, जो आपने सुना। मोदी ने आज बीजेपी की बात नहीं की, मोदी ने आज तिरंगे की बात की। इस वक्त मोदी के विरोधी अपने सियासी नफा नुकसान की बात कर रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी तिरंगे की आन बान और शान की बात कर रहे हैं। मोदी और उनके सियासी विरोधियों में यह फर्क साफ है। बाकी बात इस रिपोर्ट में देखिए। भारत माता की 83% यादव एक तरफ, करीब 80% मुसलमान एक तरफ, फिर भी योगी ही सियासी पहलवान, मोदी को ही 273 सीटों का वरदान। अगर यूपी का जातिगत समीकरण अखिलेश के साथ था, योगी के खिलाफ था, मोदी के विरोध में था, तो फिर लगातार दूसरी बार बीजेपी को बंपर जीत मिली कैसे? यूपी में ऐसा क्या हुआ कि मोदी जीत गए? यूपी वालों ने ऐसा क्या किया कि योगी लौट आए? मोदी और योगी दोनों हिंदू हृदय सम्राट हैं। एक देश में सर्वशक्तिमान है, दूसरा उत्तर प्रदेश की शान है। यह चौंकाने वाला पोस्ट पोल एनालिसिस है। इसमें 23 के भी संकेत हैं, 24 की भी भविष्यवाणी है, 27 के लिए भी विरोधी खेमे में परेशानी ही परेशानी है। राहुल, प्रियंका, अखिलेश, ममता, शरद पवार, सारे मोदी विरोधी सावधान हो जाएं, क्योंकि जो फैक्ट्स आज हम रखेंगे उन्हें देखकर यह कंफर्म हो जाएगा, मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब मोदी अकेले चुनाव नहीं लड़ते, मोदी की स्पेशल फोर्स मैदान में उतरती है, पूरे के पूरे विरोधी इकोसिस्टम को सत्ता के किनारे कर देती है। मोदी के पास ऐसे एक नहीं, दर्जनों सुरक्षा कवच हैं। हम एक एक करके सबकी डिटेल देंगे। मोदी का पहला रक्षा कवच है हिंदू वोट। मोदी विरोधियों की पॉलिटिकल लाइन लेंथ तुष्टीकरण की राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है, मगर मोदी हो या योगी हो, दोनों खुलकर कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एक बार नहीं, बार बार कहते हैं। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है। मोदी विरोधी खेमे में शामिल हर नेता चुनावी हिंदू है। चुनाव के वक्त ही सबको प्रभु श्री राम की याद आती है। हिंदुओं का वोट हासिल करने के लिए ही हर कोई मंदिर में माथा टेकने जाता है, फोटो खिंचवाता है। राहुल हो, प्रियंका हो या अखिलेश हो, यूपी में अभी अभी सबका हिंदू वाला मुखौटा उतरा है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी खुलकर हिंदुओं के हित की बात करती है। हर घर, हर दरवाजे तक जय श्री राम के नारे पहुंचाती है। 22 में यही हुआ। योगी ने 80 बनाम 20 की बात यूं ही नहीं कही, इसके पीछे का अपना पॉलिटिकल साइंस है। मोदी शाह के युग में बीजेपी का प्लेबुक सिंपल है, 50% हिंदू वोट लो और चुनाव जीतो। यूपी में यही हुआ। बीजेपी प्लस का वोट शेयर मिला दें तो कुल वोट शेयर रहा करीब 44%। इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी प्लस के खाते में 55% से ज्यादा हिंदू वोट आए, यानी 100 में से 55 हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। इसे कुछ आंकड़ों से समझिए। इस बार हिंदू वोट पिछली बार से ज्यादा कंसोलिडेट हुआ। 2017 में बीजेपी प्लस को 47% हिंदू वोट मिले थे। इस बार बीजेपी प्लस को 54% से ज्यादा हिंदू वोट मिले। सपा प्लस को सिर्फ 26%, बीएसपी को 14% और कांग्रेस को सिर्फ 2% हिंदू वोट मिले। अब ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी के फेवर में हिंदू वोट का परसेंटेज क्यों बढ़ा? इसके पीछे भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। यह बात पहले से क्लियर थी
कि अब की बार मुसलमान वोटर बड़ी तादाद में बूथ तक पहुंचने वाला था, अखिलेश के साथ जाने वाला था। खुफिया रिपोर्ट में बाकायदा बताया गया था कि अगर पोलराइजेशन नहीं हुआ, अगर हिंदू वोटर्स घर से नहीं निकले, तो योगी और मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नतीजा देखिए, ऐसी विधानसभा सीटें जहां मुस्लिम आबादी 20% से कम थी, वहां बीजेपी को 51% और सपा को 30% हिंदू वोट मिले। जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 39% थी, वहां बीजेपी को 59% और सपा को 18% हिंदू वोट मिले। ऐसी सीटें जहां मुस्लिम आबादी 40% या उससे ज्यादा थी, वहां बीजेपी को 69% वोट मिले, जबकि सपा को सिर्फ 8% हिंदुओं का वोट मिला। अब इसका रिवर्स ग्राफ देखिए, जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से कम थी, वहां बीजेपी को 14% और सपा को 74% मुस्लिम वोट मिले। जहां मुस्लिम आबादी 20 से 39% थी, वहां बीजेपी को 4% और सपा को 80% मुसलमानों के वोट मिले। और ऐसी सीटें जहां मुस्लिम आबादी 40% या उससे ज्यादा थी, वहां बीजेपी को 4% मुस्लिम वोट मिले, जबकि सपा को 94% मुसलमानों का वोट मिला। इन आंकड़ों से साफ है कि अब की बार यूपी में अगर एक तरफ मुस्लिम वोट पूरी तरह सपा के फेवर में कंसोलिडेट हुआ, तो हिंदू वोट भी बीजेपी के पक्ष में खुलकर आगे आया और कमल का बटन दबाया। मोदी का दूसरा रक्षा कवच है महिला वोट। सात साल से मोदी जिस एम यानी महिला फैक्टर को अपने फेवर में कर चुके हैं, उसका तोड़ आज तक उनका कोई सियासी विरोधी नहीं ढूंढ पाया है। मोदी के स्पेशल फोर्स में शामिल महिला वोटर्स बीजेपी की ताकत भी हैं और साइलेंट वॉरियर्स भी। 22 के बाद 23 और 24 में भी मोदी का यही सपोर्ट बेस आगे की राह आसान करेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब आपको कुछ आंकड़ों की मदद से ये समझाते हैं। इस बार बीजेपी को 44% पुरुषों ने वोट दिया, जबकि मोदी के फेवर में वोट देने वाली महिलाओं का परसेंटेज रहा 48%, यानी पुरुषों से 4% ज्यादा। इसी पैमाने पर सपा को 40% पुरुषों ने और 32% महिलाओं ने वोट दिया। बसपा को सिर्फ 10% पुरुष वोटर्स का साथ मिला, जबकि 14% महिला वोटर्स ने बहन जी की पार्टी को वोट डाला। रही बात कांग्रेस की, तो उसे सिर्फ 3% पुरुष और महिला वोटर्स का वोट मिला, यानी प्रियंका का लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन बुरी तरह से फ्लॉप रहा। जबकि मोदी का मुफ्त राशन वाला आइडिया यूपी की महिला वोटर्स के दिल में घर कर गया। एक दूसरे पोस्ट पोल एनालिसिस का आंकड़ा देखिए, बीजेपी को वोट देने वाली 48% महिलाओं ने माना कि मुफ्त राशन की सुविधा वोटिंग की एक बड़ी वजह थी। इसी लिहाज से 45% पुरुष वोटर्स ने भी इसे एक अहम वजह माना। दूसरे पोस्ट पोल एनालिसिस में एक और चौंकाने वाला फैक्ट सामने आया है, और वो ये कि महिला वोटर्स के वोट के मामले में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर 1% या 2% नहीं, पूरे 13% की बढ़त बनाई। 46% महिलाएं बीजेपी के साथ गईं, 33% सपा के साथ, 15% बसपा के साथ, सिर्फ 3% महिलाएं कांग्रेस के साथ गईं। यानी एक लाइन में कहें तो इस बार महिला फैक्टर ने ही मोदी और योगी को जीत दिलाई। आज मैं देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को विशेष रूप से नमन करता हूं। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं, बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। एक प्रकार से हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। मैं जब गुजरात में था तो कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि लोग चिंता करते थे, मोदी जी आपकी सुरक्षा का क्या, आप चिंता क्यों नहीं करते, अपने आप को क्यों संभालते नहीं हैं।
तो मैं एक ही जवाब देता था कि कोटि कोटि माताओं का, स्त्री शक्ति का मुझे सुरक्षा कवच मिला हुआ है। साथियों, भारत की माताएं, बहन, बेटियां निरंतर भाजपा पर विश्वास कर रही है। उनको पहली बार विश्वास मिला है कि सरकार उनकी छोटी से छोटी जरूरतों को भी ध्यान में रखती है। सर, मैं अपनी 2 बेटियों को सर पढ़ा। मोदी जिस स्त्री शक्ति वाले सुरक्षा कवच की बात करते हैं, उसने 14 में भी जीत दिलाई, 17 में भी बीजेपी की सरकार बनाई, 19 में भी डिसाइडिंग फैक्टर वाला रोल निभाया और अब 22 के बाद 23 और 24 में भी प्रधानमंत्री का यही सुरक्षा कवच उन्हें और आगे तक ले जाएगा। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मोदी का ये सुरक्षा कवच जात, पात, सपा, बसपा, कांग्रेस से ऊपर उठकर एक ऐसा वोट बैंक बन गया है जो सिर्फ और सिर्फ मोदी पर ही भरोसा करता है। बीजेपी गठबंधन को इस बार जिन अलग अलग जातियों में शामिल महिलाओं का वोट मिला है, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। बीजेपी प्लस को इस बार 9% मुस्लिम महिलाओं का वोट मिला है, 10% यादव महिलाएं, 52% जाट महिलाओं ने बीजेपी प्लस को वोट दिया है, 20% एससी जाटो महिलाएं बीजेपी के साथ गई हैं, 55% जाटो महिलाओं ने बीजेपी को चुना है, 71% ओबीसी महिला वोटर्स की पसंद बीजेपी रही, 62% कुर्मी, 72% ब्राह्मण, 75% राजपूत और 74% अपर कास्ट की महिलाओं ने मोदी और योगी को चुना। जबकि इस पैमाने पर सपा प्लस का गठबंधन 40% के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाया। इस बार एक और चमत्कार हुआ है। मोदी ने भारत की राजनीति के सारे सियासतदानों से उनका फेवरेट टॉपिक छीन लिया है। राहुल, प्रियंका, अखिलेश, ओवैसी, ममता, आप किसी भी लीडर का नाम ले लीजिए, कई सालों से इन लोगों ने गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल माइलेज लिया, मगर मोदी ने इन्हीं तबकों में लाभार्थियों का एक ऐसा वोट बैंक खड़ा कर दिया है जो अब छिटकने वाला नहीं है, भटकने वाला नहीं है। 100 में से 80 लोगों को फ्री राशन का फायदा मिला, 57% को किसान सम्मान निधि से बेनिफिट हुआ, 46% तक उज्ज्वला स्कीम पहुंची, 21% तक घर बनाने वाली स्कीम की मदद पहुंची, 30% को हेल्थ इंश्योरेंस कवर का फायदा मिला, सीधे बैंक में ट्रांसफर स्कीम से 27% लाभार्थी हुए। यानी ये ऐसा वोट बैंक है जो मोदी को लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचाएगा। वजह समझिए, पोस्ट पोल एनालिसिस के मुताबिक बीजेपी को वोट देने वाले 54% वो लोग थे जिनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए। किसान सम्मान निधि से बेनिफिट पाने वाले 52% बीजेपी के साथ गए। हेल्थ इंश्योरेंस कवर का फायदा उठाने वाले 50% ने बीजेपी का दामन थामा। जिन्हें घर बनाने में आर्थिक मदद मिली, उनमें से 50% ने बीजेपी को वोट दिया। उज्ज्वला स्कीम का लाभ उठाने के लिए 47% बीजेपी के साथ गए, जबकि फ्री राशन पाने वाले 46% ने बीजेपी प्लस को सपोर्ट किया। यानी लाभार्थियों के इस वोट बैंक को पता चल चुका है कि बाकी पार्टियों के नेता तो सिर्फ इस्तेमाल करते आए हैं, मगर मोदी ही उनके काम आ सकते हैं, योगी ही उनका ख्याल रख सकते हैं, और ये मैसेज बाकी राज्यों के वोटर्स तक भी डिलीवर हो चुका है। ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। पहले जनता अपने ही हक के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाकर थक जाती थी। देश में गरीबों के नाम पर घोषणाएं बहुत हुई और मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं। यूपी की जनता को और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं कि देश की भलाई के लिए अब पुरानी घिसी पिटी रिकॉर्ड छोड़ के जरा नए सिरे से सोचना शुरू कीजिए। कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहां के चुनाव में तो जाति ही चलती है।
लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017, 2019 के नतीजे देखें और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। यानी यूपी के नतीजों ने एक चीज तो क्लियर कर दी है, जीतेंगे तो मोदी ही, आएंगे तो मोदी ही। अब यह भी समझ लीजिए कि 22 के अंत में गुजरात, हिमाचल, 23 में देश के बाकी 9 राज्य और फिर 24 में लोकसभा चुनाव में यह होगा तो क्यों होगा? इसकी वजह भी कुछ आंकड़ों में है। 2019 में मोदी के काम से यूपी के करीब 71% लोग संतुष्ट थे। 2022 में नंबर थोड़े कम हुए लेकिन मेंटेन रहे। 22 में मोदी के काम से 60% यूपी वाले संतुष्ट दिखे। जिन लोगों ने इस बार यूपी में बीजेपी को वोट दिया, उनमें से करीब 65% लोग ऐसे थे जो यूपी में योगी और दिल्ली में मोदी सरकार के काम से खुश थे। एक और चौंकाने वाला डेटा राकेश टिकैत के गांव से आया। किसान आंदोलन के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले किसान नेता और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने मोदी के खिलाफ माहौल तो खूब बनाया, मगर टिकैत के घर में नतीजा कुछ और ही आया। भाजपा को हार जरूर मिली लेकिन अंतर सिर्फ 229 वोट का रहा। रही बात किसान आंदोलन के लार्जर पिक्चर की, तो 43% किसान बीजेपी प्लस के साथ गए, 39% ने सपा को चुना और सिर्फ 13% ने बीएसपी को चुना। रही बात कांग्रेस की, तो इस बार वो जमानत जब्त वाली पार्टी बन गई। कांग्रेस के 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। सिर्फ यूपी में ही नहीं, कांग्रेस का 5 राज्यों से सूपड़ा साफ हो गया। हालत बद से बदतर हो गई। यूपी के रिजल्ट के बाद कांग्रेस को 2% पार्टी तक कहा जाने लगा है। यूपी में इस बार नोटा के पक्ष में करीब 0.70% वोट पड़े। भाईजान की पार्टी AIMIM को 0.47% वोट मिले। आम आदमी पार्टी को यूपी से 0.35% वोट मिले। इनके बाद नंबर आता है कांग्रेस का। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2.4% वोट गिरे। कांग्रेस से ज्यादा वोट शेयर तो आरएलडी का रहा। 4 इलेक्शन अब आप हार चुके हैं, 14, 17, 19 और 22, ये 4 इलेक्शन अब हार चुके हैं। मिसाल के तौर पर ये जितने भी अभी तक नतीजे आए, जो रिजल्ट्स आया, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग कि ये इनका और ट्रांसफर होगा, उनका और ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर कुछ भी नहीं हुआ। और जो लोग झूठे दावे पेश कर रहे थे, जो लोग सब्ज, उर्दू का लफ्ज बोल रहा हूँ, सब्ज बाग दिखा रहे थे, वो सब तो सब मालूम हो गया कि किसका वोट कहां पर गया, किधर गया। 100 बातों की एक बात यह है कि 22 ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है। 22 में यूपी का उभरता सितारा योगी है, तो 22 और 22 के आगे 24 तक इंडिया के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में चमकता और सदाबहार सितारा मोदी ही है। ना ममता टक्कर में है, ना राहुल रेस में है, ना किसी और के बस की बात है। इस वक्त तो हर चुनाव का विनिंग फैक्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही है। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। यह मोदी का वो ड्रीम था जो उन्होंने कई साल पहले गुजरात में देखा था और उन्होंने ही पूरा भी किया था। इसे गुजरात का ओलंपिक कहते हैं। मोदी आज यहां पहुंचे तो मौका खेल का था, लेकिन मोदी की स्टाइल है कि वो इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं। उत्तर प्रदेश में शानदार जीत के बाद अब मोदी का अगला टारगेट गुजरात है। गुजरात का चुनाव आने वाला है। मोदी ने उसे लेकर क्या कहा और पिछले 48 घंटे में गुजरात के लोगों के बीच कैसा कनेक्ट दिखाया, इस रिपोर्ट में देखिए। सात साल हो गए मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। 13 साल तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 20 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद मोदी का क्रेज अगर कम नहीं हुआ तो ऐसा क्यों है? उसकी वजह इन तस्वीरों में छिपी है। ना कुछ कहिए, ना सुनिए, बस देखिए। देखिए कि देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर आसीन और दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक नरेंद्र मोदी बिना थके, बिना रुके, हर पल, हर दिन
आगे बढ़ने पर विश्वास रखते हैं। एक मिशन पूरा तो अगले पर काम शुरू। उनका टारगेट सेट होता है और रोड मैप परफेक्ट होता है। दोस्तों, मुझे याद है 12 साल पहले 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उस कार्यकाल में खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी। और आज मैं कह सकता हूं, जिस सपने का बीज मैंने बोया था, आज वटवृक्ष बनता दिखाई दे रहा है। उस बीज को मैं आज इतने विशाल वटवृक्ष का आकार लेते देख रहा हूं। पिछले 48 घंटे से गुजरात में पीएम मोदी की ये तस्वीरें सुर्खियों में हैं। तो उसकी वजह है, मोदी गुजरात से एक इमोशनल कनेक्ट रखते हैं। कल अहमदाबाद का रोड शो और आज गांधीनगर का रोड शो। लोगों के लिए मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। गुजरात उनके दिल में बसता है और वो गुजरातियों के दिल में बसते हैं। अब ठीक उसी जगह पे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं जहां हम लोग खड़े हैं। ये बस स्टैंड का इलाका है दहगाम का, और यहाँ आप देखिए चारों तरफ अगर आप देखेंगे लोग हाथ हिला करके उन्हें वेव कर रहे हैं। जो लोग हैं वो मोबाइल से अपने नरेंद्र मोदी का एक फोटो ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा ज्योत्सना के किस तरह से लोग जो हैं वो रिलेट कर पाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और आप यह देखिए कि इस खुली जीप में और साथ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, यहाँ आप देखिए किस तरह से लोगों के साथ रिलेट करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और अभी भी देखिए उसी उत्साह, उसी जोश के साथ उनके चेहरे पर वही चमक आपको दिखाई देगी। यहाँ देखिए जिस तरह से वो गुजर रहे हैं, और चारों तरफ आप देखिए लोग अपनी अपनी छतों पे चढ़े हुए हैं जिनको नीचे जगह नहीं मिली। आप अंदाजा लगाइए कि ये जो पॉपुलैरिटी है ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। मोदी की पॉपुलैरिटी आज भी कितनी जबरदस्त है, इसका अंदाजा गुजरात में पिछले 48 घंटे में उनके तमाम अपीयरेंस से लगाया जा सकता है। कल जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से उनका रोड शो निकला, फिर वो गांधीनगर में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, उसके बाद पूरे 2 साल बाद मां से मिलने पहुंचे, तब भी लोग उनकी एक झलक देखने को बेताब थे। और आज जब वो गांधीनगर के दहगाम इलाके से गुजर रहे थे, उस वक्त भी लोगों की भीड़ उमड़ी थी। हर तस्वीर में मोदी की लोकप्रियता साफ नजर आ रही है, हर तस्वीर में मोदी का क्रेज क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन मोदी के मन में इस वक्त गुजरात चल रहा है, और यही वजह है कि कल अहमदाबाद में पहुंचने के बाद से उनका हर स्टेप, हर मूव मिशन गुजरात से जुड़ा है। यहाँ पे आप देखिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जिन्हें 6 महीने पहले तक कोई जानता नहीं था, बहुत ही लो प्रोफाइल थे, हालांकि इन्फ्लुएंशियल पाटीदार कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उनकी काबिलियत को पहचानते हुए नरेंद्र मोदी ने उन्हें टास्क दिया, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें बैठाया, और आज खुद उन्हें एक तरह से हम कहेंगे कि हैंड होल्डिंग करके वो सिखा रहे हैं। और साथ ही जिस तरह से उन्हें अपने साथ लेकर के वो चल रहे हैं, इन 2 दिनों में उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ा ही स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा। पार्टी ने डिसाइड कर लिया, मैंने डिसाइड कर लिया। उनका ये कहना है कि जब मैंने डिसाइड कर लिया है तो इसी लाइन पे काम होगा। भूपेंद्र पटेल और CR पाटिल की जोड़ी जो है वो लीड करेगी, और उसके साथ सबको कंधे से कंधा मिला करके काम करना है। इंडिया टीवी के सीनियर एसोसिएट एडिटर निर्णय कपूर जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, उसकी बानगी इन 2 तस्वीरों में देखी जा सकती है। एक तस्वीर कल की है और दूसरी तस्वीर आज की है।
कल भी मोदी जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर के लिए बढ़े तो रोड शो में उनके साथ खुली जीप में दो चेहरे नजर आ रहे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल। आज भी मोदी जब राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकले तो उनके साथ खुली जीप में एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल नजर आए। इन दोनों रोड शो से मोदी ने मैसेज साफ दे दिया कि भूपेंद्र पटेल ही अगले चुनाव में लीड करेंगे और इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। मोदी का अंदाज भी यही है कि वो लोगों के बीच कई मैसेज अपने जेस्चर से देते हैं और कई बात इशारों में कह देते हैं। जैसे राजनीति में भाई भतीजावाद घुस गया है, खेल जगत में भी खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। खिलाड़ियों की सारी प्रतिभा परेशानियों से जूझने में ही निकल जाती थी। उस भंवर से निकालकर भारत के युवा आज आसमान छू रहे हैं। मोदी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ काम करते हैं, यानी एक तीर से वो कई निशाने साधते हैं। आज जब उन्होंने गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया तो उन्होंने यूथ से भी कनेक्ट बनाया, रक्षा यूनिवर्सिटी के बहाने राष्ट्रवाद वाले एजेंडे को भी एड्रेस किया और यह मैसेज भी दिया कि वो जो कमिटमेंट करते हैं उसे पूरा करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के पीछे मोदी का ही थॉट है। ये उनकी ही परिकल्पना है जो आज गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बनकर खड़ी है। किस कल्पना के साथ इस यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ था और स्वाभाविक है कि लंबे अरसे तक मंथन किया, बहुत एक्सपर्ट्स लोगों के साथ मैंने संवाद किया, दुनिया में इस दिशा में क्या क्या हो रहा है उसका अध्ययन किया और सारी मशक्कत के बाद एक छोटा सा स्वरूप यहां गुजरात की धरती पर आकार लिया। गुजरात में मोदी का पिछले 2 साल में वैसे आना हुआ, लेकिन कोरोना के इस पूरे पीरियड में वो गुजरात के आम लोगों के बीच ना ही तसल्ली से जा पाए, ना ही उनसे मिल पाए। इस बार वो गुजरात आए हैं तो 2 साल की उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके रोड शो में उमड़ी भीड़ ये बता रही है कि मोदी के लिए गुजरात और गुजरात के लिए मोदी की अहमियत क्या है। राजभवन से आज जब मोदी निकले तो रोड शो का कोई कार्यक्रम नहीं था। मोदी सीधे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जा रहे थे, लेकिन गांधीनगर के देहगाम इलाके में उनकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों से खड़े थे। लोगों को मालूम था कि मोदी यहीं से गुजरने वाले हैं, इसलिए वहां काफी पहले से ही भीड़ जमा हो गई थी। मोदी की ये स्टाइल भी है और उनका अप्रोच भी कि वो कई बार ना ही प्लान की परवाह करते हैं और ना ही प्रोटोकॉल की। वो हमेशा जनभावना का ख्याल करते हैं और आज भी उन्होंने वही किया। मोदी खुली जीप में आ गए और काफी दूर तक लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बढ़े। 2 साल से नरेंद्र मोदी कोविड की वजह से गुजरात नहीं आ पाए थे, लेकिन जब वो आए तो आपने देखा एक ऐसा मैसेज उन्होंने दिया है, कहीं ना कहीं पार्टी कार्डर को रीअफर्म करने की उन्होंने कोशिश की है। एक संदेश दिया है कि मैं आपके साथ हूं। गुजरात की जनता को भी संदेश दिया है कि वो जो कनेक्ट है हमारे बीच का वो टूटा नहीं है, वो आज भी ऐसा का ऐसा ही है। कहीं ना कहीं उसका एक लाउड मैसेज पूरे गुजरात में देने की कोशिश की है। उससे भी ज्यादा कल जो रोड शो था उससे ज्यादा मैं इसे आज ज्यादा सिग्निफिकेंट मानूंगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं अपने आप लोग जो हैं इकट्ठे हो गए हैं और अपने आप में ये काफी कुछ कन्वे कर जाता है कि एक नेता जिसके साथ गुजरात की जनता इतने सालों से जुड़ी हुई है, अभी भी उसके साथ लोगों का मोह भंग नहीं हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मोदी ये बात ठीक से जानते हैं कि एग्जामिनेशन की तैयारी उससे ठीक पहले नहीं शुरू की जाती। उसकी तैयारी हमेशा पहले से की जाती है। नंबर्स तभी अच्छे आते हैं, यूपी हो या कोई और राज्य। मोदी इसी फॉर्मूले पर काम करते हैं। मिशन गुजरात में मोदी की यही तैयारी दिखाई दे रही है।
गुजरात में 2 दिन में मोदी ने अपनी इसी तैयारी का ट्रेलर दिखाया और पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर जनता तक और जनता से लेकर विरोधियों तक सबको संदेश दिया। उन्होंने गुजरात को मैसेज दिया कि गुजरात में विकास के लिए वो हमेशा कमिटेड हैं। नेताओं को संदेश दिया कि भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल की जोड़ी ही चुनाव को लीड करेगी। कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया और संदेश दिया कि अब थकना नहीं है, मिशन गुजरात में जुट जाना है। और विरोधियों को मैसेज दिया कि गुजरात में आज भी मोदी उतने ही पॉपुलर हैं जितना पहले थे। मोदी जी की जो लोकप्रियता प्रतिदिन देश और विदेश में बढ़ती जा रही है और गुजरात के जो वो खुद के सपूत है, पूरी गुजरात की जनता और हर गांव का हर छोटा छोटा आदमी आज रोड पर खड़ा हुआ है। उनकी एक ही तमन्ना है कि मोदी जी को एक बार वो देख ले। आप यहाँ से वहाँ जहाँ नजर उठाएंगे वहाँ जन सलाह दिख रही है और नरेंद्र मोदी जी यहाँ आएंगे। गुजरात की जनता आने वाले इलेक्शन के अंदर जो गुजरात में विधानसभा के लिए शायद है, उनका वो नरेंद्र मोदी को आश्वासन देना चाहते हैं कि गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 4 राज्य का चुनाव था, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में जो भारतीय जनता पार्टी की जो भव्य जीत हुई है, उससे भी ज्यादा जीत आने वाले इलेक्शन में गुजरात के अंदर 182 में से 182 सीटों के साथ हम नरेंद्र मोदी जी को एक तोहफा देंगे। मोदी का गुजरात से रिश्ता ऐसा ही है कि वो रहते भले ही दिल्ली में हैं, लेकिन गुजरात में उनके प्राण बसते हैं। मां के संग मुलाकात की इन तस्वीरों में उनके मन के यही भाव नजर आ जाते हैं। मोदी जब अपनी मां से मिलने जाते हैं तो हर बार वो तस्वीर सुर्खियों में रहती है। इस बार भी वही हुआ। पूरे 2 साल बाद वो मां से मिलने आए थे। प्रधानमंत्री बेटे को देखने की ललक जितनी मां हीराबेन में थी, उतनी ही मोहल्ले के और लोगों में भी थी। इसलिए मोदी के आने की खबर सुनते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन मोदी सीधे घर में गए, उनके पैर छुए और फिर मां के पास बैठ गए। मोदी ने मां के साथ खिचड़ी खाई, मां ने भी उनका साथ दिया। इसके बाद मोदी ने उनसे कुछ देर तक बातें भी की। काफी समय बाद मोदी ने तसल्ली से मां के साथ वक्त बिताया था। वो करीब 1.25 घंटे तक वहां रुके और फिर राजभवन चले गए। पीएम मोदी ने 2 दिन के गुजरात दौरे के दौरान अहमदाबाद के शहरी लोगों के साथ तो कनेक्ट किया ही, लेकिन ग्रामीण इलाकों पर भी उनका हमेशा फोकस रहता है। इसीलिए अहमदाबाद लैंड करते ही अपने रोड शो के बाद उन्होंने गुजरात की 10,000 ग्राम पंचायतों के सरपंच और चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। समरस गांव की महिला सरपंचों का सम्मान भी किया और जब एक महिला सरपंच ने उनके पैर छूने की कोशिश की तो उन्होंने खुद झुक करके उसका अभिवादन किया। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब इस महिला सरपंच ने मोदी के पैर छुए तो मोदी भी उनके पैर छूने के लिए झुके और देश को यह दिखाया कि वो वाकई एक ऐसे प्रधान सेवक हैं जिनके लिए हर कोई बराबर है। यहां से उन्होंने गांव और गरीबों की भी बात की। लोकतंत्र में जिसका विश्वास है, उन सबको समर्पण भाव से ग्रामीण सारी व्यवस्थाएं उसको बल देना, उसको सामर्थ्य देना, ये उनका स्वाभाविक कर्तव्य बन जाता है। मोदी का ये गुजरात दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें सोमनाथ मंदिर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सोमनाथ मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की आस्था और उनका लगाव जग जाहिर है और इसीलिए कल जब सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में वो शामिल हुए तो उस दौरान एक बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में यह तय किया गया कि सोमनाथ मंदिर का शिखर अब स्वर्ण जड़ित होगा, यानी उसे सोने से कवर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी फैसला लिया गया कि सोमनाथ मंदिर के लिए अब एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा जिसे बिमल पटेल तैयार करेंगे। बिमल पटेल ने ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का डिजाइन तैयार किया है। और अब आपको भीषण आग की डराने वाली तस्वीर दिखाते हैं। कोलकाता में एक गोदाम में लगी भयंकर आग की तस्वीर आपके सामने। दूर दूर तक धुएं का ये गुबार नजर आ रहा है। काफी तेजी से आग फैलती गई। गोदाम की आग आउट ऑफ कंट्रोल है। भीड़भाड़ वाला इलाका होने की वजह से ही आग पर काबू पाना भी मुश्किल हो रहा है। गोदाम के बगल में ही रिहायशी इलाका भी है और शुरुआत में आग गोदाम में लगी लेकिन तेजी से आसपास फैलती गई। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। गोदाम में आग की ये तस्वीरें कोलकाता के तंगरा इलाके की हैं। खबरों के मुताबिक गोदाम में चमड़ा, रैक्सीन और फोम और कपड़ा रखा हुआ था।
22 का चुनाव हिंदुस्तान के इतिहास में याद रखने वाला चुनाव है और कुछ नाम भी याद रखे जाने वाले हैं। इस चुनाव ने बड़े बड़े खानदानों के बड़े बड़े नेताओं को हार का स्वाद चखा दिया। इस चुनाव ने साबित किया कि अगर कोई कॉमन मैन भी ढंग से चुनाव लड़े तो राजनीति में जमे जमाए धुरंधरों को धूल चटा सकता है। इस चुनाव ने नेताओं को यह मैसेज दिया है कि कॉमन मैन से डरिए, क्योंकि बड़े बड़े नेता इस कॉमन मैन से डर गए हैं। कहानी पंजाब की है, लेकिन यकीन मानिए ये कहीं भी दोहराई जा सकती है। नाम भगवंत मान, विजय सीट धुरी। 16 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में आम आदमी पार्टी की बंपर जीत किसी करिश्मा से कम नहीं है। संगरूर संसदीय सीट से भगवंत मान आपके टिकट पर 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। धुरी विधानसभा क्षेत्र इस जिले में आता है। भगवंत मान का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के दलवीर सिंह गोल्डी से था। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि भगवंत मान धुरी विधानसभा सीट 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। धुरी में उनका यह दावा सच हुआ। भगवंत मान ने दलवीर सिंह गोल्डी को 58,000 से अधिक वोटों से हराया। चंडीगढ़ घट तो घट रहना, उत्थे जाके काम करने जिथे जाके आपां वोटां मंगियां सी। वोटां वेले तो आपां घर डोर टू डोर भी कर लैंदे, सत्थां 'च भी जाने आ। जित के ये नहीं कहना लोगों को हुण तुसीं मैनूं मिलण चंडीगढ़ आओ, वो 500 गड्डियां लैके आउणगे सारे पंजाब चों तुहानूं मिलण लई, तुसीं 2 दिन लैके जाणियां ने। घट तो घट चंडीगढ़ रहना है। सरकार पिंडां चों चलूगी, वार्डां चों चलूगी, मुहल्लियां चों चलूगी। जाके बैठो, 4-4, 5-5 पिंडां दा इकट्ठ करो। नाम लाभ सिंह उगोके, विजय सीट भदौर। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भदौर सीट से हराने वाले आम आदमी पार्टी के लाभ सिंह उगोके की खास तौर पर चर्चा हो रही है। लाभ सिंह को आम आदमी पार्टी ने भदौर सीट से उम्मीदवार बनाया। उनकी उम्र 35 साल है। लाभ सिंह भदौर क्षेत्र के उगोके गांव के रहने वाले हैं। राजनीति में आने से पहले एक मोबाइल फोन की दुकान चलाते थे। उगोके साल 2013 से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। लाभ सिंह के पिता ड्राइवर हैं, तो इनकी माता गांव के एक स्कूल में सफाई कर्मचारी हैं। लाभ सिंह ने सिटिंग मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को 37,000 से अधिक वोटों से हराया। चरणजीत सिंह चन्नी सिटिंग सीएम को हराना कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए वहां से? देखिए, मेरे लिए जो चुनौती बड़ी हो सकती थी, लेकिन हल्के भदौड़ के लोगों के लिए जो कोई बड़ी चुनौती नहीं थी, क्योंकि हमारे लोगों ने हमेशा चेंज के लिए वोट किया, अच्छे लोगों के लिए वोट किया। तो ये प्यार है, ये उनका विश्वास है मुझ पर कि उन्होंने अपने भाई को एमएलए बनाया। मेरे पास कोई अनुभव नहीं था जी। मैं ये पहली पार्टी है जिसकी मेंबरशिप मेरे पास है। 2013 से एक वॉलंटियर की तरह आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं। सो आज भी मैं तो खुद को एक वॉलंटियर ही मानता हूँ, क्योंकि पार्टी ने जहाँ हमारी ड्यूटी लगाई है वहाँ काम करेंगे। देखिए, मैं एक मजदूर फैमिली से हूँ। मेरी मदर स्कूल में स्वीपर हैं, मेरे फादर साहब वो ट्रैक्टर ड्राइवर हैं, और मैं भी अपनी मोबाइल रिपेयर शॉप रन कर रहा था 3 साल मेरे गांव में। नाम डॉक्टर चरणजीत सिंह, विजय सीट चमकौर साहिब। चमकौर साहिब सीट से मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को हराने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का नाम भी चरणजीत सिंह ही है। चमकौर साहिब के रहने वाले डॉक्टर चरणजीत ने 2017 में भी चन्नी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वो हार गए थे। डॉक्टर चरणजीत सिंह नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने नेत्र विज्ञान में एमएस किया है और पीजीआई चंडीगढ़ में कार्यरत है। हर वक्त लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं और स्थानीय मुद्दों को समय समय पर उठाते रहते हैं। आपने मुख्यमंत्री को हराया, कितना उस समय डर था? क्योंकि मैंने जब आपके इलाके में इंटरव्यू भी किया था तब भी आपसे मेरी बात हुई थी। कितना उस समय था कि आपको इतने बड़े, क्योंकि मौजूदा उस समय के मुख्यमंत्री थे, आप उनके टक्कर में खड़े थे? कोई डर नहीं था। हमें विश्वास था कि हम इस बार जो है मुख्यमंत्री को हराएंगे, क्योंकि उनका जो असली चेहरा दिखाना था और असली चेहरा हमने दिखा दिया। लोगों को वो पसंद आया, सही बोला हमने, और उन्होंने मेरा साथ दिया। कांग्रेस तो कहती थी हमने गरीब आदमी दिया है। गरीब आदमी, फिर उनको पता लग गया ना कैसा लुटेरा है वो गरीब आदमी, जो कितने करोड़ों रुपया उसके भांजे के पास मिले, जिसकी एक ही पहचान है कि वो मुख्यमंत्री का भांजा है। तो वहां से ही लोगों को पता चल गया कि जो मैं कह रहा था वो बिल्कुल सही है,
और उन्होंने मेरा साथ दिया। देखो, ना तो वो गरीब है, ना ही उसने दलितों के लिए कोई काम किया है। ये लोगों को हमने बताना था और वो बता दिया और वो बिल्कुल सही निकला। प्रायोरिटी वही रहेंगे कि रोजगार देना है, नशे खत्म करने हैं, करप्शन को खत्म करना है, अच्छे स्कूल बनाने हैं, अच्छे अस्पताल। चुनौतियां तो होती हैं, चुनौतियां होंगी तभी आप कुछ परफॉर्म करोगे ना। नाम जीवन जोत कौर, विजयी सीट अमृतसर पूर्व सीट। जीवन जोत कौर की जीत खास मायने रखती है क्योंकि इन्होंने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को हराया है। अकाली दल के कद्दावर नेता विक्रम मजीठिया को भी धूल चटा दी। जीवन जोत कौर पिछले 25 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभा रही हैं। जीवन जोत कौर को पंजाब की पैड वुमन के रूप में भी जाना जाता है। वो रीयूजेबल सैनिटरी पैड को बढ़ावा देती है। नाम गुरमीत सिंह खोड़िया, सीट लंबी। गुरमीत सिंह खोड़िया ने पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को उनके ही गढ़ लंबी विधानसभा में हराया है। गुरमीत सिंह खोड़िया की उम्र 59 साल है और 12वीं पास हैं। गुरमीत सिंह खोड़िया के पिता जगदेव सिंह खोड़िया 1989 में फरीदकोट लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। कांग्रेस में लंबे समय तक रहने के बाद गुरमीत सिंह हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। आम आदमी पार्टी ने उन्हें लंबी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा। उनका मुकाबला 5 बार के मुख्यमंत्री रहे और शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल से था और भारतीय राजनीति में बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल को हराने में कामयाबी हासिल की। नाम जगदीप कंबोज गोल्डी, विजयी सीट जलालाबाद। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को हराने वाले जगदीप गोल्डी कंबोज जलालाबाद के रहने वाले हैं। वो LLB पास है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने जलालाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। क्योंकि उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, तब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। जीत के बाद उन्होंने कहा, मैं 25,000 मतों से जीतने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन 30,000 से अधिक मतों से जीता। मैं इस जीत के लिए जलालाबाद के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मुख्य फोकस बिजली पानी के बाद शिक्षा पर होगा। ये ऐसा इलेक्शन था जो लोगों ने लड़ा और खुद अपने नहीं लड़ा, और ये पंजाब में करिश्मा हुआ है, अब इंडिया में भी करिश्मा हुआ। भगवंत मान इसी जलालाबाद से चुनाव लड़े थे, वो सुखबीर बादल को नहीं हरा पाए। आपने वो सफलता हासिल की। इस बार क्या रणनीति में अंतर था आप लोगों के लिए? ऐसा क्या किया आपने? पिछली बार ऐसे MLA नहीं थे कि फाजिलका से MLA अपना भाई, अब सब लोगों ने इकट्ठे होकर लड़ा। पिछली बार कांग्रेस ने रणनीत बिट्टू को भेजा था कॉम्प्रोमाइज करके सुखबीर जी। इस बार कांग्रेस साफ होगी, लोग जान गए ये हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और पंजाब को बचाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा फैसला करा है। नजर न लगे, बहुत अच्छी सरकार आएगी, ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसी कैबिनेट बनेगी जिनको लोग याद करेंगे, इतिहास में नाम लिखा जाएगा। नाम जगरूप सिंह गिल, विजयी सीट बठिंडा शहर। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को हराने वाले जगरूप सिंह गिल जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। कभी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी रहे जगरूप सिंह गिल 1979 से पार्षद बनते आ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। आप पार्टी ने उन्हें बठिंडा शहर से मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ मैदान में उतारा और जीत। नाम अजीत पाल कोहली, विजयी सीट पटियाला शहर। अजीत पाल सिंह ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव के मैदान में पटखनी दी है। अजीत पाल कोहली अकाली दल के साथ पुराने वक्त से जुड़े रहे हैं। पहले अकाली दल की सरकार के दौरान पटियाला के मेयर भी रहे हैं। कुछ वक्त पहले ही आप में शामिल हुए हैं। अजीत पाल कोहली पटियाला शहरी सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े और जीते। जब आप कैप्टन अमरिंदर सिंह के टक्कर में वहां पर आपको टिकट मिला, क्या आपके चैलेंज था आपके सामने कि उनको हराना है? डर नहीं था जी, डर तो बिल्कुल भी नहीं था। रादर इनफैक्ट आई वाज ऑल गेयर्ड अप फॉर द चैलेंज। मेरे को था कि पूरी शिद्दत के साथ जब एक बार मैदान में उतर ही आए तो फिर डरना काहे का जी। तो आई वाज लेकिन चैलेंज तो एक होता ही है। चैलेंज था सर, बहुत बड़ा चैलेंज था। आई मीन पर्सन ऑफ सच ए स्टेचर, सच हिस्ट्री, 2 बारी CM रह चुके हैं। उनके वाइफ जो हैं वो विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं, MP थे, अभी भी हैं। तो एक पूरी मशीनरी थी उनके पास, एक नेटवर्किंग था, इन्फ्लुएंस कर रहे थे कैंपेन को, हमारी को। बहुत इट वाज अ हार्ड फॉट बैटल बट विद गॉड्स ग्रेस वी पुल थ्रू। हम आज आपके सामने खड़े हैं, लोगों का प्यार मिला है, विश्वास मिला है। तो पटियाला शहरवासी की एक एक वोट को सत नमन है सर, उनको नमस्कार है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान
गारंटीज दी हैं, प्रोमिसेस नहीं दिए सर। प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन, माइंड यू। गारंटी तो है वो एक तरह की हमारी, तो वो हमने अपने आप को पक्का बांध लिया उस चीज के अंदर, बॉन्ड कर लिया अपने आप को, और हम डिलीवर करेंगे सर। नाम नरेंद्र कौर भराज, विजयी सीट संगरूर। नरेंद्र कौर भराज सबसे छोटी उम्र की एमएलए बनी है। भराज ने चन्नी सरकार में मंत्री रहे विजय इंदर सिंगला को करारी हार दी। 1994 में जन्मी नरेंद्र कौर भराज के पिता गुरनाम सिंह किसान हैं। सोशियोलॉजी से एमए कर चुकी भराज ने लॉ की भी पढ़ाई की है। 2014 में राजनीति में कदम रखने वाली नरेंद्र कौर भराज पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से संगरूर की प्रधान रही। नाम डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा, विजयी सीट मोगा। आम आदमी पार्टी के टिकट पर डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने कांग्रेस उम्मीदवार मालविका सूद को पटखनी दी है। 39 वर्षीय डॉक्टर अमरदीप कौर अरोड़ा पेशे से डॉक्टर है। मालविका सूद इस साल 10 जनवरी को कांग्रेस में शामिल हुई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में मालविका ने कांग्रेस का हाथ थामा था। अभिनेता सोनू सूद ने अपनी बहन को जिताने के लिए चुनाव प्रचार भी किया था, लेकिन डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने मालविका को हरा दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।